अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कल हमने एंजाइम को स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, आज हम एक्टिव साइट को स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे और एंजाइम की जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होती है? स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंजाइम वेयर एंजाइम बाइंड्स। ठीक है, वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। ठीक है, जहाँ पे एक सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड करती है। एंजाइम है, उसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है या कोई भी बेस है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा, तो वो बाइंड होने साइट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। क्लियर है यहाँ पे बात? एक्टिव साइट जो थी वो हाईली स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, कैटालाइटिक जो रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक्टिव साइट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम एंजाइम्स की केमिकल नेचर में देखते हैं तो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं ज्यादातर नेचर में। ठीक है, उसके अलावा जो है उनको भी हेल्पर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास हेल्पर मॉलिक्यूल है उसमें सबसे पहले आता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? बेसिकली इसका प्रोटीन पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये अगर ये अकेला रहे तो ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये एक्टिविटी में पार्ट ले फिर ये क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं को फैक्टर की। को फैक्टर में क्या है? एक नॉन प्रोटीन हेल्पर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं? मैग्नीशियम है, जिंक है और आयरन है। ठीक है, फिर बात करते हैं को एंजाइम। को एंजाइम जो है वो एक ऑर्गेनिक हेल्पर है। उसके अलावा ये कहाँ से निकला? विटामिन डी से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास और जो आता है ये हेल्पर मॉलिक्यूल वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये क्या है? बेसिकली एक वो फैक्टर है ठीक है जो कि टाइटली अटैच होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ में जो हेल्पर मॉलिक्यूल है वो है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम जब एक एफो एंजाइम और एक वो फैक्टर आपस में अटैच होते हैं तो क्या होता है? हॉलो एंजाइम। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट एक्टिव एंजाइम है। ये बात करते हैं कि फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। फिर बात करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अप टू लिमिट। ठीक है, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जो रिएक्शन बढ़ेगा तो साथ में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी? अपनी मैक्सिमम लेवल पे बढ़ेगी। जब वो मैक्सिमम लेवल पे चली जाएगी तो वो डीनेचर हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर होगा तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, जब रिएक्शन स्लो होगा तो फिर क्या होगा? एक्टिविटी भी उसकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर जो है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे कितना रिएक्शन है? 50 to 60 पर अगर आपका टेम्परेचर जाते हैं एंजाइम पर, ठीक है, तो चांसेस है कि जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर पीएच की बात करते हैं तो हर एंजाइम की ना अपनी ऑप्टिमम पीएच होगी है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने टेम्परेचर की बात करी कि टेम्परेचर तो स्पेसिफिक है। हर एंजाइम का टेम्परेचर 37 है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो पीएच है वो ऐसी नहीं है। पीएच हर एंजाइम की क्या है? डिफरेंट है। अब यहाँ पे पेप्सिन है, पेप्सिन की पीएच है 2। ठीक है, फिर है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की पीएच कितनी है? 8। ठीक है, ये बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की। एंजाइम इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, उसको जो है वो रोक दिया या उसको स्लो कर दिया। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं। ठीक है, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आते हैं और एक आते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जो रिवर्सिबल होते हैं वो टेम्पररी बाइंड होते हैं। ठीक है, वक्ती तौर पे जो है वो बाइंड होते हैं और किसी भी टाइम जो है वो रिमूव कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आती है हमारे पास मेडिसिन। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो ये एंजाइम जो होते हैं, जो एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है, ये परमानेंटली बाइंड होते हैं और परमानेंटली बाइंड होने के बाद जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और परमानेंटली
इनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है लीड या मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। एंजाइम के फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कोई भी एनर्जी जो आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम जो है वो एनर्जी को लो कर देगा। तो जब एनर्जी लो हो जाएगी तो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। देन हमारे पास आता है डाइजेशन। एंजाइम्स जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं चीज मेकिंग। चीज मेकिंग क्या आती है? चीज का पता है ना, जो कि हमारे फूड पे भी यूज होती है। तो एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये एक एंजाइम आता है कैमोसिन, ठीक है। कैमोसिन जो एक एंजाइम है ये क्या करता है? चीज को बनाता है, ठीक है। चीज को बनाता है, उसके अलावा जो मिल्क होता है उसको कोगुलेट कर देता है, ठीक है। जिसमें कोगुलेट में जब मिल्क कोगुलेट हो जाता है तो क्या बनती है? कर्डल। कर्डल किसको कहते हैं? दही, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वेटनर प्रोडक्शन की। अब जो एंजाइम्स है वो जो शुगर होती है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्वेटनर शुगर्स में, ठीक है, कि उसको मीठा कर देते हैं। फिर आता है डिटर्जेंट, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो डिटर्जेंट के तौर पे भी काम करते हैं। जो क्लॉथ्स पे स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ड्रग्स। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन की सूरत में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब उनको मेडिसिन के तौर पे लेते हो। अगर किसी भी इंसान के अंदर एंजाइम्स की कमी हो गई है तो वो उसका ऑल्टरनेट जो है वो मेडिसिन लेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्योरिंग डिजीजेज, जितनी भी डिजीजेज हैं उनको डायग्नोज करने में, उनको क्योर करने में भी यूज होता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग आती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में भी एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। फिर आता है मीट टेंडराइजिंग। मीट टेंडराइजिंग क्या होती है? टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट को कहते हैं, ठीक है। जो मीट होता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए ताकि वो इजीली आप उसको खा सके, ठीक है। उसको भी सॉफ्ट करने के लिए, टेंडर करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं? मीट को सॉफ्टन करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होती है उनको तोड़ते भी वो, और जो मीट है वो क्या हो जाएगा? टेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एंजाइम्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।